नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह परिहार आज आपके नेक्स्ट जेन आईएएस दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर फिर आपका पीवाईक्यू का जो 15 साल का हम लोग कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, उसी सीरीज में अगली कड़ी में आपके लिए क्या है 2012 का क्वेश्चन। आज पॉलिटी का 2012 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था कि हम लोग क्या है 15 साल का करेंगे, 2011 का कर ही लिया था और 2012 का ये क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके टाइम खराब ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चला जाए, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पेन ले लिया गया। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 यानी क्या है, ये पेशा कहलाता है। हम लोग कहते हैं ना पेशा, पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है। ये ग्राम सभा की भूमिका पूछ रहा है। कुछ लोग ग्राम सभा के बारे में ही अवेयर नहीं होते, तो जो लोग ग्राम सभा के बारे में अवेयर नहीं है वो ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। अपना ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इन चीजों के बारे में ढंग से पढ़ लेंगे, तब इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है ऑप्शन। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। तो इस अधिनियम में इस तरह की शक्तियां दी गई हैं कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में जो भूमि का हस्तांतरण है उसको रोकने की शक्ति है, तो ये करेक्ट है। लेकिन ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, ये भी इस अधिनियम के अंतर्गत करेक्ट है। फिर लिखा है अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वोक्त लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। ये जो लास्ट वाला है इसमें क्या है, खनिज के लिए खनन का पट्टा, ये सब काम सरकार का है, ये काम ग्राम सभा नहीं करती, ठीक है। तो ये काम सरकार का होता है, ये काम ग्राम सभा नहीं करती है, तो ये सही नहीं है। अब ये दो सही है और इसमें आपसे आंसर पूछा जाएगा तो देखिए कूट लिखा हुआ है, केवल एक दो, तो केवल एक दो ही सही है, तो ये आंसर सही होगा आपके लिए, बी आंसर सही होगा, है ना। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि पहले क्वेश्चन में क्या कैसा सही है, ठीक है। तो इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या क्या है आपका बी आंसर सही हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कैसा है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। भारतीय संसद में कौन सा प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन लाने का क्या उद्देश्य है। तो यहां पर देखेंगे क्या उद्देश्य है। पहला है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, ठीक है। अगला है विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। अगला है किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। और अगला है कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं स्थगन प्रस्ताव किस बात के लिए होता है, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए और सरकार की निंदा करना होता है। कोई भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो तत्काल कोई घटना घटी है, उस घटना पर हमें चर्चा करनी है और सरकार की निंदा करनी है। तो यहाँ पर क्या, सार्वजनिक महत्व का निश्चित अत्यावश्यक मुद्दा पर क्या करना है, बहस करना है, ये करेक्ट है। तो स्थगन प्रस्ताव के बारे में अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप जान जाएंगे कि ये पहला ही आंसर सही है और बड़ा ही सिंपल सा चीज था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य मैंने आपको बताया आंसर है ए। तो यहाँ पर जिनको भी कोई डाउट हो बताएंगे भी, जब भी कभी क्या है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते हैं कि भाई ये चीज डाउट रह गया या कोई चीज डाउट रह गया, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव किस बात के लिए आता है,
एकदम साफ समझिए, कोई भी घटना घटी है, कोई भी घटना जो महत्वपूर्ण है, जनता के हिसाब से महत्वपूर्ण है, घटी है, तो उस पर विपक्ष क्या करता है, एक प्रस्ताव लाता है कि रुक जाइए, सारी कार्यवाही रोक दीजिए और सारी कार्यवाही रोक के इस मुद्दे पर बहस करेंगे। यही आपके पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है, इसलिए सिंपल आंसर है, इसमें कहीं बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या 2 भी हो गई। अगले में चलें, प्रश्न संख्या 4। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये जो प्रश्न संख्या है वो इस हिसाब से है जैसा ए बुकलेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ था पॉलिटी का, बीच में किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहा होगा, तो ये चौथा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। तो चौथे क्वेश्चन नंबर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये है एनजीटी, जिसे हम लोग सामान्य तौर पर कहते हैं क्या है, एनजीटी 2010। ये भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान पे निर्मित हुआ है। तो देखिए क्या है, पहला है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। जी, जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। ये मौलिक अधिकार है, तो इसी के अंतर्गत इसका गठन किया गया। हाँ जी, मौलिक अधिकार है तो उसको दिलवाने के लिए इसका गठन किया गया, तो ये तो करेक्ट। अगला देखेंगे क्या है, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु, नहीं ये तो जीवन जीने के लिए पूछा, अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु दूसरी बातें हैं, है ना, कल्याण हेतु और प्रशासन के स्तर के लिए नहीं, इन सब चीजों के लिए नहीं। ये क्या है, एनजीटी यानी पर्यावरण से संबंधित है और केवल ये वाला पर्यावरण दिया हुआ है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत लिखित ग्राम सभा की शक्तियां, नहीं भाई, पर्यावरण से रिलेटेड है ये, है ना, एनजीटी और पर्यावरण से रिलेटेड केवल ये कहा गया है, तो केवल यही सही होगा। तो ऐसे में ये सही होगा केवल एक। ठीक है, तो यहां पर देखिए एनजीटी है, पर्यावरण से संबंधित है, एक ही ऑप्शन पर्यावरण से संबंधित दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है जनजाति कल्याण से, एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्राम सभा से, तो मतलब ही नहीं इन चीजों नहीं। तो यहां पर क्या है, सही आंसर चौथे का क्या हो जाएगा, केवल एक, तो ये हो जाएगा। होपफुली इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर डाउट नहीं है तो फिर चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पर। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर चर्चा कीजिए भाई। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो ये तो भाई ठीक है, ये तो नीति निर्देशक तत्वों में है ना। तो ये पूछ रहा है क्या उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं। गांधी जी किन सिद्धांतों के निकट थे। तो गांधी जी एक काम तो करते थे क्या, ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, यानी ग्राम पंचायतों का गठन, ये करेक्ट। गांधी जी कभी नागरिकों के लिए कौन सा कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये सब चक्कर में नहीं रहते थे, है ना। तो ये तो गांधी जी वाले सिद्धांत में फिट नहीं बैठता। हाँ, छोटे छोटे कुटीर उद्योग होने चाहिए, बड़े उद्योगों के पक्ष में नहीं थे गांधी जी, छोटे कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे, कुटीर उद्योगों की। फिर क्या है, कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश, नहीं गांधी जी अवकाश कितना मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए, औद्योगिक कर्मचारियों का क्या कैसे होगा, उस सब के बारे में नहीं बात करते, वो तो समाजवादी जो विचारधारा है वो बात करती है। तो ये भी गांधी जी बात नहीं करते। तो गांधी जी बात करते हैं 2 और 3 की। 2 3 किसमें है ये। और वैसे भी आपको क्या है, जब डीपीएसपी पढ़ते हैं तो याद रखना चाहिए समाजवादी विचार कौन से हैं, गांधीवादी विचार कौन से हैं और उदार बौद्धिक विचार कौन से हैं, ये याद रखने चाहिए। अगर याद है क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है,
कि सभी डीपीएसपी से दिया हुआ है, केवल ये पूछ रहे हैं कि गांधीवादी सिद्धांत है वो कौन से हैं, बस इतना ही आंसर देना है ना। तो गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर 2-3 सही होता है। डन, याद कर लेंगे, एकदम लिस्ट बना लीजिएगा। मतलब गांधीवादी सिद्धांत की लिस्ट, समाजवादी विचारधारा से संबंधित डीपीएसपी में कौन से हैं और उदार बौद्धिक कौन से अनुच्छेद हैं, इसकी लिस्ट बना लीजिएगा। लिस्ट बना लेंगे, आसानी हो जाती है इनको याद करने में, और याद रहते हैं तो फटाफट ये आंसर लग जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई। पहला है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं होता। अरे होता है, कैसी बात कर रहे हो। दिल्ली राजधानी क्षेत्र का है, पौंडीचेरी का है ना, तो जम्मू कश्मीर का है, तो यहाँ पर तो गलत दिया हुआ है, गलत दिया हुआ। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। नहीं, ये निर्वाचन झगड़े मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, ये तो क्या होता है, हाईकोर्ट काम करती है। यहाँ पर जब निर्वाचन झगड़े होते हैं तो सामान्य तौर पर हाईकोर्ट काम करती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित है तब सुप्रीम कोर्ट काम करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये निर्वाचन झगड़े तो ये नहीं हुए। ठीक है, फिर अगला क्या है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। अगर राष्ट्रपति भी होते हैं ना, हमने पढ़ा है आर्टिकल 79 में, तो क्या होता है, भारतीय संसद में कि कौन से होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये होती है। तो ये भी गलत हो गया, तो कोई भी नहीं। तो 7वां का आंसर क्या हुआ, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, डी में होगा, है ना। तो ये आंसर हो गया, कोई नहीं। ठीक है, होपफुली सारा क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं 8वां, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। देखते कौन सा कथन सही। उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल, नमूने लेने का अधिकार है, खाद्य की जांच करवानी है, नमूने लेने का अधिकार, ठीक है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में भी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती, कम देनी पड़ती है भैया, कोई फीस नहीं देनी पड़ती, ऐसा नहीं है। क्या है, कम देनी पड़ती है, गरीब लोगों के लिए माफ हो जाता है, लेकिन ये तो कहता है किसी को फीस ही नहीं देनी पड़ती, तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात। तो अगला क्या है, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। हाँ जी, पिताजी की शिकायत है तो क्या बेटा दर्ज कर सकता है, हाँ कर सकता है भैया, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी की शिकायत जो है बेटा दर्ज कर सकता है कि नहीं कर सकता, यही पूछा गया है, तो ये करेक्ट आंसर। तो क्या हो गया, 1-3 का सी, 8वां का सी आंसर हो गया। ठीक है, आंसर करेक्ट है ना, कि केवल यहाँ फीस वाली गलती है, बाकी तो सब ओके है। जब सब ओके है तो ओके। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले। वैसे क्या है कि ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो, मतलब आपके लिए लाइव होती तो ज्यादा अच्छा होता, आप लोग भी आंसर दे रहे होते, मैं आंसर देख रहा होता कि आप लोग क्या दे रहे हैं, और ये सब कुछ हो सकता। तो जल्दी ही इसको क्या है, लाइव ले आने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को लाइव आना अगर पसंद है तो एक टाइम डिसाइड करके लाइव इसको करते हैं, मतलब शाम का एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, शाम सुबह जब आप कहेंगे। तो अगर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि लाइव आना है और ठीक ठाक कमेंट हमें समझ में आएंगे तो लाइव आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो के माध्यम से नहीं होगा, लाइव होगा। तो लाइव में क्या है कि आप अगर क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो क्या है, जब आप बाद में कमेंट देंगे तभी हम देख पाएंगे कि आप क्या, अगर कोई डाउट रह जाए, अगर कोई बात रह जाए तो बाद में मिलता है। खैर अभी तो फिलहाल वीडियो के माध्यम से ही मिल रहा है, तो अभी आप देख लीजिए, फिर आप जैसा जैसा आप बताएंगे, है ना, जैसा गाइड करेंगे आप लोग वैसा किया जाएगा। चलिए देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। केवल कार्यपालिका में जो लोग होते हैं वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये विधायिका में है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करेंगे, गलत है। अगला, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय
वह सदन का सदस्य हो। अरे बहुत आवश्यक, ये एकदम आवश्यक है। जो सदस्य होता है उन्हीं सदस्यों में से एक आदमी को अध्यक्ष बनाते हैं, उसको तुरंत काम करना पड़ेगा, तो ये गलत है। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। एकदम अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके त्याग पत्र देता है तो करेक्ट है। करेक्ट है, तो ये तीसरा वाला करेक्ट है, तो ये करेक्ट है। यानी 9वें का आंसर जो है वो बी हुआ। ठीक है, तो 9वें का आंसर आपका बी। डन। बहुत सरल सा सिंपल सा सवाल, थोड़ी ज्यादा लिखा होता है यूपीएससी में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? आरंभिक अधिकारिता का मतलब क्या होता है? आरंभिक अधिकारिता ऐसे केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट से प्रारंभ होते हों। और वो कौन से केस होते हैं? अगर आपने पढ़ा है अनुच्छेद 131 में इसके बारे में, तो केंद्र और राज्यों के बीच में या राज्य और राज्यों के बीच में जो केस होता है वही इसके अंतर्गत लिया जाता है। देखते क्या है, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद बिल्कुल करेक्ट है, होता है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद नहीं जी, चुनाव विवाद नहीं लेता है, चुनाव विवाद से मतलब ही नहीं। अगर भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, भारत सरकार और राज्य के बीच का विवाद तो होता है, संघ राज्य क्षेत्र तो भारत सरकार ही होती है, संघ राज्य क्षेत्र तो भारत सरकार खुद होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो इसका क्या है, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद करेक्ट है, तो यहाँ 1 4 करेक्ट है। वैसे भी 2 ही देखना था, 1 4 करेक्ट है, यानी सी करेक्ट है। इन 10वें का आंसर जो है सी एकदम करेक्ट। देख लीजिए ना, बात क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत कठिन चीज नहीं है, और जिन लोगों ने भी ठीक ठीक पढ़ा होगा समझ में आ रहा होगा चीज, है ना। चलिए अगला देखते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए, कहां से 10वें से सीधा 27वां पहुंचा दिया। 27वें नंबर पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। हाँ, 1919 में डायल्टी आई थी, करेक्ट। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, अरे ये तो 1909 वाले में आ गई थी, इसका मतलब ये गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, हाँ आया था, तो क्या 1 3 सही है, 1 3 सही। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम से 27वां का आपका सी सही आंसर है। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देख लिया। अगला देखते हैं। हाँ देखिए क्या है, जिन लोगों ने भी 2011 वाला देखा होगा, 5-6 क्वेश्चन दिए हुए, तो आप सोच रहे होंगे कितने क्वेश्चन है भाई। तो किसी बार 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, किसी बार 15, किसी बार 14। वो तो कभी बहुत रेयर चांस ऐसा होता है कि 5-6 क्वेश्चन ही पूछे जाए, और वो 2011 एक्सेप्शन है। आप अब देखेंगे तो हर साल मतलब 12-15 ही क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा क्वेश्चन तो होंगे इसमें। 30, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? अब राज्यसभा को कौन से प्रदत्त किए गए हैं, यानी राज्यसभा को किन में अधिकार मिला हुआ है वो देखेंगे। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, नहीं नहीं, ये अकेले राज्यसभा को नहीं मिला हुआ है, ये संसद को मिला हुआ है, तो ये तो गलत है। ठीक है, फिर उसके आगे क्या है, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए। हाँ भाई, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए बिल्कुल ठीक है। राज्य सूची के लिए, राज्य सूची में यदि केंद्र सरकार को या संसद को कोई कानून बनाना है तो बिल्कुल, तो ये तो करेक्ट, ये राज्यसभा से बिना पूछे ये काम नहीं किए जा सकते। क्या है, राज्य सूची के विषयों पर यदि संसद को कानून बनाना है, राज्यसभा पहले प्रस्ताव पास करेगी तभी काम हो सकेगा। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है, पहले राज्यसभा प्रस्ताव पास करेगी तभी होगा। तो ये दोनों काम जो है राज्यसभा के प्रस्ताव का पास करने के बिना नहीं हो सकते। अगला क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना
राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन निर्धारित करना, नहीं जी, ये सब राज्यसभा के उसमें नहीं आता है। ये तो व्यापक तौर पे क्या है, भारत में संविधान संशोधन ऐसा होगा जो पूरे भारत और विधानसभाओं से आधे, कम से कम आधे विधानसभाओं से पास होकर तब जाके होगा। अगला देखें, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना, नहीं ये भी नहीं, इसके लिए भी राज्यसभा को अधिकार नहीं दिए गए। तो राज्यसभा को अधिकार किस बात के लिए दिए गए, ये जो लिखा है इसके लिए दिए गए। तो इसका आंसर 30वें का ये आपका हो गया बी आंसर। ठीक है, तो 30वें का आंसर बी हो गया। ठीक, और देखते हैं 35वां, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखती हैं कौन सी विधियां हैं। तो देखते हैं, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट का प्रस्तुत किया जाना, और ये वो मौका होता है जब संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यही पूछा गया ना, संसदीय नियंत्रण, लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण, यानी पैसे पर संसद का नियंत्रण कब होता है, जब बजट पास होना हो। फिर अगला क्या है, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। विनियोजन विधेयक खर्च से संबंधित होता है और भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालने के लिए इसका पास होना जरूरत है। और ऐसे समय में ही क्या होता है, संसद का नियंत्रण पैसे पर होता है। अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान का प्रावधान, जब अनुदानों के प्रावधान होंगे, पैसे क्या होता है कम हो जाए या एक्सेस पैसे लेने हो या कुछ भी करना हो, तो हमें अनुदान की मांग पेश करनी होती है। और अनुदान की मांग जब पेश करते हैं तब भी बात होती है कि ये पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, यानी संसद का नियंत्रण बना रहता है। फिर क्या होता है, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा सभा, ये क्या होता है संसदीय बजट कार्यालय, ये आपने सुना है क्या, संसदीय बजट कार्यालय नहीं होता। तो ये तो अपने आप में गड़बड़ हो गया कि संसदीय बजट कार्यालय द्वारा क्या किया जाता है वो बात की कहानी है, यही नहीं होता, खत्म है यही शब्द। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पढ़ते हुए हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कुछ इस तरह का भी चीज आ जाती है कि जो होती ही नहीं है, तो हमको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, वो है ही नहीं तो मतलब ही नहीं है ना। अगला देखेंगे, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, हाँ जी वित्त विधेयक जब प्रस्तुत किया जाएगा तो ये हो सकता है, इसमें बहुत समस्या नहीं है। आप देखेंगे चौथा अगर निकाल देते वैसे भी तो नीचे के दोनों निकल जाते हैं, है ना, और नीचे के दोनों निकल जाते तो फिर बचता या तो ए है 1 2 3 5, और या तो है, अच्छा सॉरी, चौथा निकाल देंगे तो बी भी निकल जाएगा, बी डी और सी, बी डी, बी डी और सी निकल जाएगा। फिर क्या बचेगा, 1 2 3 5, आंसर ही हो गया सीधा, है ना, ये हो गया आंसर। तो क्लियर हुआ ये चीज। संसद पैसे पर कब नियंत्रण रखती है, जब बजट पास होना हो, जब विनियोग विधेयक खर्च के लिए पैसा लेना हो, जब कोई अनुदान की मांग पास हो रही है, या जब वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है, ऐसे समय में पैसे से संबंधित बात होती है और पैसे पर नियंत्रण संसद रख पाती है, यही पूछा जा रहा है सिंपल। और ये जो लिखा है संसदीय बजट कार्यालय द्वारा, कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, लेकिन संसद का बजट कार्यालय नहीं होता, केंद्र सरकार का बजट कार्यालय होता है, इसलिए इधर गलत लिखा है तो बात खत्म हो गई। तो ये चौथा हटा देते हैं, चौथा हटाया तो अपने आप ही बाकी सब हट गए, वो ए बचा आपका कूट। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका 35वां का ए। उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखिए, 40वां, 40वां यह है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, इसमें शिक्षा का जिक्र है क्या,
शिक्षा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी, क्या शिक्षा से कोई रिलेशन है क्या इनका? है ना। लोकल बॉडी कोई भी स्कूल कॉलेज होते, स्कूल होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को कहा गया है शिक्षा का विकास करने के लिए। पांचवी और छठी अनुसूची किस बात के लिए है? अनुसूचित क्षेत्रों में वहां भी शिक्षा का विकास करना है, तो ये भी शिक्षा के विकास से संबंधित। सप्तम अनुसूची किस बात से संबंधित है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शिक्षा का विषय उन्हीं में शामिल है ना, तो शिक्षा का विषय यहाँ भी शामिल है। तो शिक्षा शामिल कहाँ नहीं है? सब जगह शामिल है, सब जगह शिक्षा का प्रभाव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? का डी 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये 40वां का डी हो गया। अगला 51वां क्वेश्चन देखेंगे। लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित, देखो ऐसा है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, पता नहीं क्या शब्द लिखा हुआ है, कभी नहीं समझ आता कि क्या फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित रखने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व। तो मोटा मोटा ये समझ में आ गया ना कि सीएजी के कार्यालय का महत्व पूछ रहा है ना, और यहाँ पब्लिक फंड पूछ रहा है, मतलब पब्लिक फंड के लिए इसका सीएजी का क्या महत्व है, इतना समझ में आ गया। बाकी अगर वो नहीं भी समझ में आए तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, हर जगह दिमाग नहीं लगाए तो इतना कि सर ये वाले शब्द का मतलब क्या होता है ना। ऐसा करोगे तो क्वेश्चन पढ़ नहीं पाओगे, आंसर दे नहीं पाओगे जल्दी से, तो इसे छोड़ देना होता है फटाफट, ऐसा कोई हुआ है तो। चलिए देखते हैं। पहला, सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। अरे भाई, आपातकाल में राजकोष पर नियंत्रण रखने के लिए थोड़ी होता है, ये गलत बात है। आपातकाल में वित्त पर कैसे नियंत्रण रखा जाता है? सीएजी रखता है, तो आपातकाल से सीएजी का कोई वास्ता नहीं है। कट। अगला, सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार करती है। तो क्या है? सीएजी की जो मंत्रालयों की परियोजनाओं कार्यक्रमों पर जो प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट देता है, उस पर कौन कौन बात करता है? लोक लेखा समिति। इसी बात के लिए तो बना ही है सीएजी, यही काम तो करता है, लोक लेखा समिति को दे देता है, तो ये तो एकदम करेक्ट है, यही काम करता है ना। तो ये तो बहुत सिंपल है, मतलब ये तो आप जानते ही हैं कि ये काम करता ही है। तो अगर देखिए, सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। हाँ, और सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह हो सकता है कि भाई किसी के ऊपर जांचकर्ता एजेंसियां कुछ केस फाइल कर सके, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगला, सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांच के समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सकता है। नहीं जी, सीएजी ये काम नहीं करता। सीएजी रिपोर्ट देने का काम करता है, अभियोग लगाने का काम, केस चलाने का काम ये सीएजी खुद नहीं करता। एजेंसी सरकार की करना चाहे कर सकती है, जैसा तीसरे में दिया हुआ है, लेकिन खुद सीएजी नहीं करता। तो सीएजी कहाँ कहाँ ठीक है? दूसरे और तीसरे में ठीक है, तो ये दूसरा और तीसरा सी हुआ आपका आंसर। सीएजी यहाँ ठीक है ना। तो सीएजी जब यहाँ ठीक है तो यहाँ पर आंसर आपका डी, सॉरी सॉरी, सी सी 2 3, ठीक है, 2 3 हो गया। ठीक है, अगला चलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय पहला है, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य
हो जाना चाहिए। तो ये तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ठीक है कि जरूरी नहीं कि वह दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन उनसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। एकदम करेक्ट है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो सबको याद ही रहता है। देखिए और क्या लिखा हुआ कुछ, जब पहला वाला ऐसे ही हो गया तो इसमें कूट तो है नहीं, तो फिर पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी है। ये तो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट लिखा हुआ तो आंसर एक बार में सही चला गया कि यहाँ 53 का ये हो गया, तो बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना है 53 का हो गया ए, ये डन हो गया, ठीक है। तो अगला देखते हैं। तो परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहां पर है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, क्या कह रहा है देखिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। एकदम एक बार परिसीमन आयोग जो डिसाइड कर लेता है फाइनल, ठीक है, उसके सामने आपको मौका दिया जाता है, लेकिन एक बार परिसीमन आयोग डिसाइड कर ले कि इतने से इतना लोकसभा का आकार होगा या विधानसभा का आकार होगा, उतना ही रहेगा। कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं होता, नहीं दी जा सकती। आगे लिखा है परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में से कोई संशोधन नहीं किया जाता। करेक्ट है, कोई कहीं भी संशोधन नहीं किया जाता, वो लोग जो लिख पढ़ देते हैं वही हो जाता है। तो ये करेक्ट, तो ये करेक्ट है, तो क्या हुआ, क्या वो उनका सिर्फ दोनों ही करेक्ट है ना। तो परिसीमन आयोग के संबंध में ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो ये 54 का क्या हुआ, सी आंसर हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़े, 56 भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किन को संसद के पटल पर रखवाएं। देखते हैं क्या है, संसद के पटल पर कौन कौन सी रिपोर्ट रखता है, मतलब ये है ना। तो देखिए संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, हाँ भाई वित्त आयोग की सिफारिशों को तो रखवाएगा ही। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, अरे लोक लेखा समिति तो संसद की ही समिति रहती है, फिर उस समिति का रिपोर्ट क्यों रखवाएगा, तो ये गलत है, गलत। अगला नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, करेक्ट है, सीएजी का प्रतिवेदन रखवाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, बिल्कुल इस प्रतिवेदन को रखवाएगा। मतलब दो गलत है, 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सी में है, तो 1, 3, 4 सी में है, तो करेक्ट, डन, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर थोड़ी सी मतलब किसी के दिमाग से स्लिप हुआ और लोक लेखा समिति को कैजुअली ऐसे ही पढ़ गया, बस यहां गलती हो जाता है। नहीं तो आप जानते हो कि लोक लेखा समिति तो खुद संसद की समिति है, संसद की समिति संसद को सामने ही रिपोर्ट रखती है, न कि राष्ट्रपति को देती है। ये तो बाहर के लोग हैं ना, वित्त आयोग बाहर का है, न सीएजी बाहर का है, ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बाहर का है, वो सब राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, न कि संसद के अंदर की समिति, करेक्ट है। तो ये मेरे ख्याल से आंसर आपको क्लियर हुआ होगा कि ये 56वां का क्या है, सी आंसर हुआ। 56 का सी आंसर हुआ। चलिए आगे देखते, 57 लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। देखेंगे भाई, साधारण विधि को पारित करने की स्थिति में बिल्कुल संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। धन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाते। संविधान संशोधन विधेयक में भी कभी संयुक्त बैठक नहीं बुलाते। तो ये दो गलत, ये सही, एक केवल एक, 57 का केवल एक, तो 57 का केवल एक, ए सही हो गया आपका, ठीक है। याद रख लेना है, जो साधारण कानून बनाना हो, साधारण विधि या वित्त विधेयक से संबंधित जब होता है तब केवल हम संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। वित्त विधेयक और साधारण विधेयक दो के केस में बुला सकते हैं, धन विधेयक के केस में नहीं बुला सकते, संविधान संशोधन विधेयक के केस में नहीं बुला सकते, ठीक है। 57 का आंसर आपका ए करेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए अगला 59 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। मूल कर्तव्य, नागरिकों का कर्तव्य क्या है
है ना। नागरिकों का मूल कर्तव्य में क्या क्या दिया देखें। अब देखिए मूल कर्तव्य याद होगा तो ये आंसर फटाफट बन जाएगा, नहीं याद होगा तो गड़बड़। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, करेक्ट। अगला है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये राज्य का कर्तव्य है और डीपीएसपी में दिया हुआ है। कमजोर वर्गों की रक्षा करने की व्यवस्था अनुच्छेद 46 में दी गई है, अगर आपने याद किया हो तो यहां पर ये तो नहीं है मूल कर्तव्य। तो देखें वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, हाँ जी है ना, मूल कर्तव्य में है, याद रखा होगा तो है। वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, सही है, एकदम करेक्ट है। यानी कौन सा सही नहीं है, दो सही नहीं है, दो सही नहीं है तो आपका 1 3 4 सी ऑप्शन सही है। 59 का सी ऑप्शन सही है। तो आप देखेंगे 59 का सी ऑप्शन सही है। क्या 59 का सी ऑप्शन क्यों सही है, क्लियर हो गया। बीच में अगर थोड़ी सी भी अगर आपको कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि आपको मूल कर्तव्य याद नहीं होगा या डीपीएसपी को आपने ढंग से पढ़ा नहीं होगा। डीपीएसपी में भी, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य दोनों में क्या करना है, हेडिंग हेडिंग याद कर जाना है। बहुत अंदर तक नहीं भी समझ हो, हेडिंग हेडिंग याद कर लो, इस तरह के क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। अगर नहीं याद है तो नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। ठीक है, देखें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति की भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। नहीं भाई, भारत के मुख्य न्यायाधीश कहाँ हटाते हैं, हटाने के लिए संसद में महाभियोग आता है या महाभियोग जैसी प्रक्रिया आती है, मतलब संसद हटाती है, ये थोड़ी हटाते हैं, मुख्य न्यायाधीश थोड़ी हटाते, गलत। देखा है, न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, हाँ होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता। बात सही है, विधानमंडल अपना मत नहीं देता, इस पर मताधिकार मतलब मत नहीं दिए जाते बल्कि चर्चा किया जाता है बस, तो संचित निधि पर आरोपित होते, सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती हैं। भैया न्यायालय की स्वतंत्रता में एक स्वतंत्रता ये भी है कि वो अपने अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। भारत सरकार उनके लिए अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करती है। तो चौथा गलत, तो क्या हो गया, 2 और 4 गलत हो गए, 2 और 4 गलत हो गए, 1 और 3 सही हो गए, 1 और 3 सही हो गए, तो ए आंसर हो गया। तो 60वां का ए आंसर है, 60वां का ए आंसर, ठीक है। चलें अगले वाले में, समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया हो रिवाइंड करके फिर से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा एकदम। और अगर आपको इसके बारे में एकदम क्लियर है कि न्यायालय उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता इस हेडिंग को पढ़ रखा है तो आपका एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन निम्न में से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। अरे वाह, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 1935 योजना पर आधारित है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। बच्चों वाला सवाल क्या है, पीसीएस वाला सवाल है, आईएएस पे पूछ लिया गया, हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, 1 लाइनर है, पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर 83 क्वेश्चन का आंसर सी है। तो 83 क्वेश्चन का आंसर सी, डन। कितना छोटा सा क्वेश्चन था ना। इस छोटे से क्वेश्चन के साथ आपका ये 2012 के क्वेश्चन क्वालिटी के खत्म हो गए। तो 2012 का क्वेश्चन हम लोगों ने आज इस वीडियो में कर लिया। अगले साल के लिए अगला वीडियो, 2013 के लिए अगला वीडियो। हाँ, अगर आप
कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि सर लाइव आ जाते हैं तो थोड़ी सी चर्चा और अच्छी हो जाती है, तो लाइव आ जाऊंगा, है ना। ये आपके बताने पर है, आपके मूड पर है, आप बता देंगे तो आ जाऊंगा। नेक्स्ट जेन आईएएस प्लेटफॉर्म इसीलिए बना है कि आपको केवल यही नहीं, पॉलिटी नहीं, पॉलिटी तो अभी मैं लेके आया हूँ, मेरी यहाँ जिम्मेदारी ये है कि भाई सबसे पहले मैं ये चीज़ों को लेके आऊँ, तो मैं लेके आ रहा हूँ। लेकिन आपको पूरा यूपीएससी एग्जाम के पहले पूरा ये 2011 से लेके और 2025 तक के कंप्लीट पेपर डिस्कशन मिल जाएगा इस चैनल पर, चाहे वो लाइव डिस्कशन के दौरान मिले या वीडियो जिस तरह से बन रहा है उस तरह से मिल जरूर जाएगा। हाँ, एक सूचना ये कि अगर आप अंतिम तक देख ही रहे हैं तो छोटी सी सूचना ये है कि अब ये एग्जाम तो आप दे ही रहे हैं, तो एग्जाम दे रहे हैं, आगे के एग्जामों के लिए यानी कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स 3+ मेंस के लिए हम लोग बैच अनाउंस कर दिया है हम लोगों ने। तो जो लोग भी उस तरह का एडमिशन लेना चाहते हैं कि 3+ मेंस पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आ सकते हैं नेक्स्ट जन आईएएस के ऑफिस में विजिट करें और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी मिल जाएगी वहाँ से, और आगे पढ़ना शुरू करें। और जिन लोगों को भाई ये कोई देखे और आगे बढ़ जाना है और जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए बधाई। अभी प्री का पढ़ा रहा हूँ, बाद में आपको मेंस के क्वेश्चन आंसर पढ़ा दूंगा, तो आपका यहीं से काम हो जाएगा, यूट्यूब से ही काम हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है ना। हाँ, काम जिस चीज़ से ना हो, अगर आपको लगता हो कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेके कुछ फ़ायदा मिल सकता है तो जो ज्वाइन कीजिए, आइए नेक्स्ट जेन ऑफिस विजिट कीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व की जाएंगी। और अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए तो इसकी वेबसाइट पर है, nextgenISdelhi.com की वेबसाइट पर, और बाकी बहुत ढेर सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सब देखते रहिए, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए इन चीज़ों को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा आप लोग अप्रिशिएट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग क्या है ये इस तरह के तमाम सारी चीज़ों को आपके लिए लाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।